तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स वाला जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपके यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका वेट है यहाँ पर, मतलब इसका जो वेटेज है आपके सीएमए के सिलेबस में, वो है आपका 5%। फंडामेंटल के अंदर है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी स्टार्टिंग शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही होती है। विदाउट इंट्रोडक्शन के तो कोई स्टार्टिंग होने वाली भी नहीं है। ओके, तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो आपका 5%, मतलब 5 मार्क्स का है। फिर इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसके अंदर आपके जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड वाला जो यहाँ पर पार्ट है आपका, सेक्शन है, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। ये न्यूमेरिकल तो अब यहाँ से शुरू होंगे, टूल्स से, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है, वेटेज है इसका 10%। ओके, फिर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इसका वेटेज आपका 15 है। सोर्स, ये सारी चीजें, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेज 10% है, कैपिटल बस्टिंग 15 है, वर्किंग कैपिटल 15 और फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ फर्म 10 है। ये आपकी बुक में सिलेबस में गिवन है, वैसे तो आपके स्टडी मटेरियल में वेटेज वगैरह। अब हम आते हैं कंप्लीट सिलेबस पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर है? 3। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ याद आ रहा है? मैथमेटिक्स में था ऐसा कुछ, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर, मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वापिस आ गया, देखिए एफएम के अंदर। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, बस एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज, है ना, ये एक्चुअल में हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कैलकुलेट की जाती है ना। ये मत सोचना कि सर वो रेशियो लोग, एंटी लोग, क्या वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं, कुछ नहीं आने वाला। बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ओके, मैथ से तो वैसे ही डर लगता ही है। हाँ, रिस्क एंड रिटर्न। अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें रिस्क कैसे लिया जाता है, हम जितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से हमें रिटर्न कितना मिलेगा, ये भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से इतना तो हमें पता होगा कि जितना ज्यादा रिस्क होगा, रिटर्न उतना ही हाई होगा। मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, भाई हमारी कंपनी के फंड्स को, हमारी कंपनी के पैसे को जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? यदि हम रिस्क लेना चाहते हैं तो उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, और नहीं लेना चाहते हैं तो उस पर रिटर्न क्या रहेगा, ये हमें रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में स्टडी करना है। और रिस्क एंड रिटर्न के अंदर जो कैलकुलेशंस होगी, उसमें एक टॉपिक यूज होगा जो हमारी स्टेट्स में था, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन याद आ रहा है कुछ ऐसा? नेम सुना होगा हमने, उसका साइन भी याद दिला दूं। स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये उसका साइन होता है, स्टेट्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमारी, मतलब ये थोड़ा न्यूमेरिकल चैप्टर है। रिस्क एंड रिटर्न और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर है। हाँ, लेकिन ये जो फर्स्ट यूनिट है ना, एक्चुअली में इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो नॉर्मली 4 या 6 मार्क्स के ही आते हैं, मतलब 4 या 6, मतलब इससे ज्यादा वेटेज नहीं है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई ऐसी खास बातें नहीं है जिससे इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन बन सके। इसमें से मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनता है, 2 या 3 एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट इंपॉर्टेंट है आप। ओके, कौन सी? फर्स्ट यूनिट। अब आते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है, इसमें से आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो सेकंड यूनिट है ना, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं हमारे इंडिया के अंदर, है ना। उसके अलावा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, है ना। इसके अंदर हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट है, ओके, ये आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है, में न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। और इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 7 मार्क्स, 7 नंबर का। ओके, फिर आते हैं, अब यहां से न्यूमेरिकल प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं आपके एफएम के। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, चलो याद दिलाता हूं, 12th क्लास,
ट्वेल्थ क्लास, जहां हमने एक थर्ड बुक स्टडी की थी जिसका नेम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एनालिसिस। थर्ड बुक थी जिसमें चैप्टर थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ याद आ रहा हो ट्वेल्थ क्लास में ऐसा कुछ था हमारे? कितनी बुक थी ट्वेल्थ में? तीन। पहली पार्टनरशिप की थी, है ना? अब वो पार्टनरशिप फाउंडेशन में तो नहीं आई, लेकिन फर्स्ट ग्रुप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी अब। ओके, ये बात मैंने फाउंडेशन में बोल दी थी बच्चों को कि भैया पार्टनरशिप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, पार्टनरशिप हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है। ओके, सेकंड बुक का क्या नाम था? कंपनी, है ना? कंपनी में क्या था? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, ने भी पीछा नहीं छोड़ा, वो हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आने वाला है। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर है 50 मार्क्स की। थर्ड बुक यहाँ एफएम में आ चुकी है। थर्ड बुक में चैप्टर क्या थे? थर्ड बुक थी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस वाला पार्ट था, जिसमें कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लो। फंड फ्लो नहीं था, फंड फ्लो हमारे ट्वेल्थ में नहीं था, फंड फ्लो हमारे ट्वेल्थ में नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारे ट्वेल्थ के अंदर कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो था। तो वो चीजें अब हमें दोबारा स्टडी करनी है, और अब इन चीजों को हमें एडवांस लेवल पे स्टडी करना है। वहां तो ट्वेल्थ में नॉर्मल एक बेसिक लेवल था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस। और यहां पर आपको बता दूं कि ये यूनिट आपकी 21, मतलब 3 क्वेश्चन, 7 7 नंबर के 3 क्वेश्चन। अब मुझे बता दो आप, सिंपल सी एक चीज बताओ, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, मान गए, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू। कितने नंबर का है? 30, है ना? 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं मानता हूं चलो मेरे 15 सही नहीं है, मेरे 10 सही हो जाएंगे। 10 तो मुझे सही करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि एमसीक्यू तो मेरे लिए एक तरीके से संजीवनी है, ठीक है। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो मुझे करेक्ट करके ही आने हैं। तो इसमें मेरे कितने हो गए? 20 नंबर, है ना? और यहाँ पर बाकी जो 7 में से, यदि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेते हैं, है ना? अपनी बात नहीं हो रही, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो रिस्क लेके जाना चाहते हैं कि भैया एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में तैयार कर लूं, और बाकी यहाँ पर मैं इनमें से कोई एक या दो यूनिट तैयार कर लूं। जैसे ये यूनिट मैंने तैयार कर ली और एक और यूनिट तैयार कर लूं, तो उसमें से मैं 3 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, तो मेरे 21 नंबर आ जाएंगे। तो मतलब मिनिमम वाला तो वेटेज आ गया, है ना? भाई ये कौन करता है ऐसी स्ट्रेटेजीज? वो बच्चे बनाते हैं जिनको लगता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये स्ट्रांग है, वो डिवाइडेशन करते हैं। भाई 4 पेपर है, 4 में से वो देखते हैं कि मेरा ये वाला पेपर थोड़ा वीक है, इसे मुझे 40 तक पहुंचना है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, इसे मुझे 60 तक पहुंचना है। मतलब वो पास होने वाली बॉर्डर पे जाने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो आपका यहाँ पर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, फिर आएगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स है, एक तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और वो न्यूमेरिकल आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से। कितने नंबर का? 7 नंबर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आता है, हमेशा ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसमें, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आता है। फिर उसके बाद आगे कैपिटल बस्टिंग। अब कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पर हमारे टोटल कितने चैप्टर है इस यूनिट के अंदर? इंट्रोडक्शन टू कैपिटल बस्टिंग, कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग आइडेंटिफिकेशन, कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये जो पूरी कंप्लीट यूनिट है यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग की, यहाँ पर ये कैपिटल बस्टिंग के ही पार्ट्स होते हैं। ये है आपके 14 मार्क्स के, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ओके, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंदर आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब बता दूं मैं आपको, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, पेबल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे फर्स्ट ग्रुप के कॉस्टिंग के अंदर भी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे भी है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रुप के कॉस्टिंग के अंदर भी है। फर्स्ट ग्रुप के कॉस्टिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है मटेरियल कॉस्ट के अंदर। वहां एक चैप्टर आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आता है फर्स्ट चैप्टर मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फायदा डबल जगह मिलेगा, मतलब हमने कहीं एक जगह भी उसको सीरियसली स्टडी कर लिया तो उसका बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा और वहां। ओके, फिर उसके बाद में तो ये पूरी यूनिट आपकी 14 मार्क्स की है, और लास्ट वाली जो यूनिट है उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और डिविडेंड डिसीजन, ये आपकी 14 मार्क्स।
ओके, तो यहाँ पर इनका मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज भी वेटेज बता दिया है कि भैया इस यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन। एफएम का इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज। एफएम का इंट्रोडक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, और हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई एक कंपनी है और उस कंपनी का नेम है एक्स वाई लिमिटेड। क्या नाम है? एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है। अब कंपनीज की हम बात करें तो कंपनीज की हम टाइप्स की बात करें तो कंपनीज कितने टाइप्स की होती है, ये तो हमें बेसिक नॉलेज हो गई कि भैया एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक वन पर्सन कंपनी, है ना। ये चीजें हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टडी करनी है, टेंशन मतलब वहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह डिटेल के अंदर। हाँ जी, अभी कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, है ना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, एमएनसीज जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि हम उनके लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए हम तैयार हो रहे हैं। भाई हम सीएमए क्यों कर रहे हैं, हम सीए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे एमएनसीज में जाना है ना। अब एमएनसीज में हमें जाना है तो वहां पे हमें क्या काम करना है, किस पोस्ट पे जाना है, ये शायद हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो कंपनियां अपने वर्किंग प्रोसेस को काफी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देती है। मतलब उनका जो काम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता, वहां पे लाला जी और सेठ जी की तरह काम नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अपने जयपुर के अंदर कोई फर्म है ना। अब उस फर्म के जो सेठ जी हैं, वो सेठ जी क्या करते हैं, वो सारा काम खुद ही संभालते हैं, है ना। वो अपनी फैक्ट्री के लिए कोई भी मटेरियल परचेज करना है, खुद ही परचेज करने जाएंगे, लेबर खुद ही अपॉइंट करेंगे, लेबर को यहाँ पर वेजेस सैलरी खुद ही देंगे, स्टाफ को सैलरी, मतलब सारी हेडेक खुद ने ही ले रखी है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं करती। वो क्या करते हैं, अपने वर्क लोड को, अपने वर्किंग प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, अपने काम को बांट देते हैं। ठीक है, कैसे बांटते हैं वो आपको मैं बताता हूं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। अब स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? स्टोर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि भैया जो भी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल परचेज होता है या कुछ भी मार्केट से परचेज किया जाता है, परचेज करके उसको कहाँ पे स्टोरेज किया जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। और स्टोर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? इसकी जिम्मेदारी दी जाती है स्टोर मैनेजर को, मतलब स्टोर कीपर को। वहां पर एक स्टोर मैनेजर, एक स्टोर कीपर अपॉइंट किया जाता है। उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर मैनेजर की होती है। कौन से डिपार्टमेंट की? स्टोर मैनेजर डिपार्टमेंट की। फिर फैक्ट्री डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट में क्या होता है, वहां पर प्रोडक्शन होता है, वहां पे आप गुड्स बनाते हैं, जो भी गुड्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस गुड्स को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर बनाया जाता है। और फैक्ट्री डिपार्टमेंट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके लिए वहां अपॉइंट किया जाता है सुपरवाइजर। कौन अपॉइंट किया जाता है? सुपरवाइजर। ठीक है, वो सुपरवाइजर फैक्ट्री की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेता है। जो काम को डिवाइड किया जा रहा है ना। जैसे अब आप सीएमए कर रहे हैं, अब आपके ऊपर तो सभी सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उन पे तो सभी सब्जेक्ट्स की नहीं है ना। जैसे मैंने जिम्मेदारी ले ली एफएम की कि हाँ बच्चों मैं एफएम आपको पढ़ाऊंगा, तो एफएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। मैंने कहा कि भाई फर्स्ट ग्रुप में कॉस्टिंग में आपको पढ़ाऊंगा, तो कॉस्टिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, आपके जो 8 पेपर है, उसके अंदर हमने यहाँ पर उस काम को डिवाइड कर दिया, टीचर्स वाइज बांट दिया कि हाँ भैया इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ये लेगा, इसकी ये लेगा, इसकी ये लेगा। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, आप नहीं बांट सकते, क्योंकि आपको तो सारे के सारे 8 के 8 पेपर पढ़ने, तो आपके ऊपर तो 8 पेपर्स की जिम्मेदारी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट होता है ना। उसके अलावा यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। मतलब देखो
एमएनसीज यहाँ पर कितना मतलब स्मार्ट वर्क कर रही है। स्मार्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि एक ही पर्सन को यदि सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएगी तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने काम, अपने वर्किंग प्रोसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। अब परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? मार्केट से रीजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज करना, है ना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या काम है? अकाउंट्स मेंटेन करना। भाई यहाँ पर बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है? तो स्टूडेंट्स हमारा जो मेन अब इस बुक का जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये है हमारा मेन डिपार्टमेंट। अब हम यहां आ जाते हैं। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसका जो हेड है ना, ठीक है, वो होता है फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को हम कहते हैं फाइनेंस मैनेजर। अब ये जो फाइनेंस मैनेजर है इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका क्या वर्किंग प्रोसेस है, मतलब ये कंपनी में क्या करता है, यही हमें समझना है। क्योंकि हमारी जो बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है। मतलब फाइनेंस मैनेजर जो एक्टिविटीज करेगा ना उसी पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक बनी हुई है। ओके, हम जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे आगे फ्यूचर में तो वहां पर हमें किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब हमें कोई भी डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। वहां हमें वो कंपनी परचेज डिपार्टमेंट भी दे सकती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी दे सकती है, टैक्स कंसल्टेंट डिपार्टमेंट भी दे सकती है, फाइनेंस भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। ये मत समझना कि नहीं हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए तो हमें तो कॉस्टिंग वाला डिपार्टमेंट ही मिलेगा हमेशा, नहीं। आप हर चीज की स्टडी कर रहे हैं, आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई सा भी डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। क्योंकि आप टैक्स भी पढ़ेंगे, आप कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं आप, तो आपको वहां पे इंटरव्यू में किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी के थ्रू। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये जो फाइनेंस मैनेजर है ये क्या करता है? स्टूडेंट्स फाइनेंस मैनेजमेंट का ये काम रहता है सबसे फर्स्ट कि कंपनी में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने का काम किसके हाथ में है? फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, अब फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं समझना। अब स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि हमारी जो कंपनी है वो कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में नए नए प्रोजेक्ट शुरू होते रहते हैं। ओके, या फिर कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। अब ये एक्सपेंशन प्रोग्राम का मतलब कंपनी यहां पर क्या करने जा रही है? एक्सपेंशन प्रोग्राम में कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाने जा रही है ना। कंपनी की जो कैपिटल है, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, कैपिटल के बहुत सारे नाम होते हैं, कैपिटल को हम नेटवर्थ भी कहते हैं, कैपिटल को हम वैल्यू ऑफ फर्म भी कहते हैं, है ना। तो कंपनी अपनी वैल्यू को, नेटवर्थ को इंक्रीज करने जा रही है, तो कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही है। अब कंपनी यहां पर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए? मनी, पैसा। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं। बिना पैसे के ना तो कंपनी शुरू होती है, बिना पैसे के ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, बिना पैसे के ना कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम होता है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंपनी को किसकी जरूरत है? मनी की रिक्वायरमेंट है, मनी की नीड है ना, पैसे की जरूरत है। अब यहां पर इसके लिए कंपनी को जो भी मनी रिक्वायर्ड है, पैसा चाहिए, इस पैसे का अरेंजमेंट, इस पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा? अब सपोज कीजिए कंपनी को इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए चाहिए? 100 CR चाहिए, 100 करोड़। मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहां कोई 4-5 लाख रुपए का काम नहीं होता है। वहां पे कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने जाते हो ना, उसमें 100, 500, 1000 करोड़ रुपए तो चाहिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये 100 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। अब इस 100 CR का अरेंजमेंट, इस पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा?
तो इस पैसे का अरेंजमेंट कौन करेगा पता है आपको? कंपनी के अंदर बॉस नहीं करेगा, मतलब जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो नहीं करेगा। इस पैसे का अरेंजमेंट, इस मनी का अरेंजमेंट हमारी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर करेगा। इसकी जिम्मेदारी है। इसको अपॉइंट इसलिए किया गया है कि भैया कंपनी में जब भी पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 100 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे होगा, कहां से होगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो अब ये देखो क्या कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी बना रहा है कि भैया 100 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। तो इसने प्लानिंग के लिए क्या ऑप्शन फॉलो किए? इसके पास ऑप्शन है कि इस 100 करोड़ रुपए के लिए क्या हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर दें पब्लिक में। भाई इक्विटी शेयर इशू करेंगे पब्लिक में, तो उसके बदले में पब्लिक से क्या मिलेगा? भाई शेयर इशू करने के बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। भाई यहां पर जब भी हमारी कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करती है, कंपनी पब्लिक में शेयर इशू क्यों करती है? पब्लिसिटी के लिए करती है? नहीं, फंडिंग के लिए करती है। जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, बड़ा पैसा, लार्ज मनी, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करती है। ओके, तो यहां पर इक्विटी शेयर इशू कर दें या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दें? चलिए ऑप्शन है इसके पास में, इस पैसे के अरेंजमेंट के लिए इसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिवेंचर्स इशू कर दें। डिवेंचर्स क्या होते हैं? एज ए लोन, है ना, और ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाले लोन होते हैं। उसके अलावा किसी बैंक से लोन ले लें, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसके पास में इस 100 CR 100 करोड़ रुपए के अरेंजमेंट के लिए ये 4 ऑप्शन है। अब इसको ये डिसाइड करना है कि इन चारों में से हमारी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन। ठीक है भाई, यहां पर मैं आपसे कहूं कि मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है। अब वहां जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं बस से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, और मैं हवाई जहाज बाई एयर भी जा सकता हूँ, है ना। अब मेरे लिए इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। भाई ऑप्शन तो मेरे सामने है, 3 ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट कौन सा है ये तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप सीएमए कर रहे हैं, आपको सीएमए के अंदर यहाँ पर स्टडी करनी है, तो आपके लिए कोचिंग्स आपके सामने बहुत सारे हैं, है ना। आज जयपुर में ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आप सिलेक्ट करते हैं ना। वैसे इसको भी इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा इस पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए, ये डिसाइड करना होगा। और वो डिसाइड किस बेसिस पे करेगा? कि जब वो देख रहा है कि यार हम यदि इक्विटी शेयर इशू करेंगे पब्लिक में, तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या रहेगी और इक्विटी शेयर्स पे हमारा रिटर्न क्या रहेगा, वो ये चेक करेगा। अब इक्विटी शेयर्स पे हमारी जो कॉस्ट, हमारा जो एक्सपेंसेस है, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि एक तो इक्विटी शेयर के ऊपर शेयर इशू एक्सपेंसेस होंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? शेयर इशू एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे डिस्काउंट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। उसके अलावा अंडरराइटिंग कमीशन, क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर मतलब जो ब्रोकरेज लेते हैं उसके बदले में, उन ब्रोकर्स को हम अंडरराइटर फर्म बोलते हैं। तो वो अंडरराइटर फर्म क्या करती है, हमारी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में सेल आउट करवाती है, और उसके बदले में वो कंपनी से कमीशन लेती है। क्या लेती है? कमीशन। जैसे मेरी कोई ब्रोकरेज फर्म है, अब कोई कंपनी यहाँ पर अपने शेयर पब्लिक में इशू करना चाहती है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, है ना। वो कहेगी यार आप अपने क्लाइंट को बोलो ना कि भाई हमारी कंपनी के शेयर आने वाले हैं, परचेज करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये कमीशन रहेगा, हम आपके इतने शेयर्स हमारे क्लाइंट्स को सेल करवा देंगे। तो वो होती है अंडरराइटर फर्म। अंडरराइटर फर्म्स को हम बोलते हैं ब्रोकरेज फर्म। तो ब्रोकरेज फर्म को क्या देना पड़ता है? अंडरराइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है। तो यहां पर जब शेयर्स इशू होते हैं तो उन पे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं। क्या क्या? अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या एक्सपेंसेस होते हैं? उसके अलावा डिविडेंड, भाई डिविडेंड भी तो पे करना पड़ता है, ठीक है। भाई जो भी हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करेगा, वो हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी प्रॉफिट्स में से क्या देती है? डिविडेंड देती है।
डिविडेंड का नेम तो सुना है ना अपन ने, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो वो डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो मतलब ये फाइनेंस मैनेजर जब इक्विटी शेयर इशू करने की प्लानिंग कर रहा है तो देखो क्या क्या चेक करता है कि भैया इन इक्विटी शेयर पे क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, इससे हमें क्या रिटर्न मिलेगा, है ना। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इक्विटी शेयर इशू होने चाहिए या नहीं। फिर वो आएगा प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर में भी वही सेम बात चेक करेगा कि भाई क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर पे भी शेयर इशू एक्सपेंसेस होगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, है ना भाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। ओके, उस पे रिटर्न क्या मिलेगा? फिर डिवेंचर, डिवेंचर पे क्या डिसाइड करेगा? डिवेंचर के ऊपर वही एक तो इशू एक्सपेंसेस क्या होंगे, और डिवेंचर्स पे क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट क्या पे करना होता है? क्योंकि डिवेंचर्स क्या होते हैं? लोन होते हैं, ठीक है। और डिवेंचर्स कौन से लोन होते हैं पता है आपको? ये होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन, है ना। ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाले लोन होते हैं। कि लोन भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योरिटी के बदले में जो लोन लिया जाता है ना कुछ गिरवी रख के, वो तो होते हैं सिक्योर्ड। और बिना कुछ गिरवी रखे जो लोन लिए जाते हैं वो होते हैं अनसिक्योर्ड। ओके, तो यहां पर डिवेंचर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम डिवेंचर पब्लिक के पास गिरवी रख रहे हैं और उसके बदले में हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं। तो ये होते हैं सिक्योर्ड लोन। ओके, तो इन पे क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। तो मतलब 100 CR के लिए उसके पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये उसको डिसाइड करना है। किसको? फाइनेंस मैनेजर को। तो फाइनेंस मैनेजर का कंपनी में सबसे पहला काम यही है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेना। कंपनी को जो जिस काम के लिए जो भी पैसे चाहिए वो पैसे कैसे मैनेज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, उस मनी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, ये सारी चीजें ये डिसाइड करता है। कौन? ये इसका पहला काम है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यहां पर, जिसमें सबसे फर्स्ट एक सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है आपके सामने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए मैनेजरियल एक्टिविटी which is concerned with the planning and controlling of the firm financial resources। मतलब हमारी कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, ये काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंस मैनेज का काम है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमारे फाइनेंस मैनेजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी में? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। भाई हमारी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कैसे मैक्सिमाइज होगा, है ना। और सेकंड है कि हमारी कंपनी की जो नेटवर्थ है, जो कैपिटल है, जिसको हम वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना। तो फाइनेंस मैनेजर का एक कंपनी में सबसे मेन 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। सेकंड, कंपनी की नेटवर्थ, जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, टोटल कैपिटल, उसको मैक्सिमाइज करना। ओके, ये 2 मेन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या कहता है कि a firm should earn more and more profit to meet future contingencies, the main source of finance। मतलब फ्यूचर के अंदर जो भी कॉन्टिजेंसीज, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, उन सबको फेस करते हुए हमारी यहाँ पर फर्म ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है, एक तो ये चीजें कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट। एक हमारी फर्म की यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है हमारी फर्म के, भाई हमारी फर्म की कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल होती है। कंपनीज में कैपिटल किसको बोलते हैं? शेयर कैपिटल को। तो हमारी फर्म की जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, वो शेयर कैपिटल के अंदर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स की यहाँ पर वैल्यू, कैपिटल को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट। अब फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर स्कोप एंड फंक्शंस में पहला स्कोप मैंने भी आपको बताया था कि क्या काम रहता है फाइनेंस मैनेजर का कंपनी में? फाइनेंशियल डिसीजन लेना। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर जब भी कंपनी को किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो मनी कैसे अरेंज होगी, वो पैसा कहां से एडजस्ट होगा। जैसे सपोज करो हमें अभी एक एक्टिवा लेनी है ना, आप लोगों को एक्टिवा परचेज करनी है। अब आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी की एक्टिवा परचेज करनी है। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया हमें कोई भी कंपनी चूज कर लो कि हमें यहाँ पर ओला की एक्टिवा परचेज करनी है। अब आपने उसका अमाउंट देख लिया कि भाई ओला की एक्टिवा मार्केट में 1 लाख रुपीज की आ रही है। अब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो आप क्या माइंड लगाओगे कि यार ये 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे किया जाए? तो आप देखोगे यार 20,000 रुपए, 20,000 तो मेरे पास है, बाकी 80,000 या तो मैं एक काम करता हूँ, फादर से लोन ले लेता हूँ, है ना, या फिर मैं यहाँ पर मदर से लोन ले लूँ, या फिर ये इनके पास भी नहीं है तो मैं बैंक से लोन ले लूँ, है ना। तो मतलब आपको एक्टिवा परचेज करनी है, वो आपका न्यू टारगेट है।
उस एक्टिवा को परचेज करने के लिए 20,000 आपके पास में है, 20,000 रुपीज आपके पास है, और बाकी का रिमेनिंग 80,000 आप कैसे अरेंज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही यहां पर किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमें जितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, उस मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाएगा, ये फाइनेंस डिसीजन में कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। और इसी के ऊपर आपके चैप्टर्स बने हुए हैं। कौन से चैप्टर्स हैं? उन चैप्टर के नेम भी मैं आपको बता दूं यहां पर। इसके ऊपर आपके चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका लिवरेज, ओके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। कौन से 3 चैप्टर? अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे आपके सारे सारे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस डिसीजन जो फर्स्ट काम है उस पे एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चैप्टर है, एक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ये रहा, और एक लिवरेज। ये 3 चैप्टर 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्या कहा कि यहां पर फाइनेंस मैनेजर जो भी काम करता है ना कंपनी में, उसी पे सारे चैप्टर बने हुए हैं, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल डिसीजन वाला काम है, उस फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर एक तो आपका चैप्टर बना हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है कि कंपनी कोई नया एक्सपेंशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए कंपनी को 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो अरेंज कैसे होंगे? तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर इशू कर दो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, डिवेंचर इशू कर दो, बैंक से लोन ले लो। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन डिसाइड करता है फाइनेंस मैनेजर, वो फाइनेंस मैनेजर इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन किस बेसिस पे डिसाइड करता है पता है आप लोगों को? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? नाम सुना है अर्निंग पर शेयर का आप लोगों ने? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, कभी नेम सुना होगा, मीनिंग तो शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूंगा वो तो। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है। तो यहां पर इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो डिसाइड होगा किसके बेसिस पे? ईपीएस। इन चारों में से जिस ऑप्शन का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सबसे हाई होगा, सबसे ज्यादा होगा, वही बेस्ट ऑप्शन है, उसी को वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें उन तीनों चैप्टर्स में स्टडी करनी। कौन से 3 चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। फिर उसके बाद में आते हैं, अब फाइनेंस मैनेजमेंट डिसीजन के बाद, फाइनेंशियल डिसीजन के बाद में इसको और क्या डिसीजन लेने हैं कंपनी के अंदर? सेकंड इसको डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या डिसाइड करना है कि भैया कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए वो तो उसको फाइनेंशियल डिसीजन में डिसाइड करना है, लेकिन अब यहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उसको ये डिसाइड करना है कि कंपनी के पास, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी के पास में फंड अवेलेबल है, और हमारी कंपनी के पास में अभी कितना फंड अवेलेबल है? 500 करोड़ रुपए है ना। इस 500 करोड़ रुपए को गाने कैसे लगा, ये डिसाइड। जैसे हमारे घर के अंदर कोई सपोज लो हमने कोई जमीन बेच दी, उस जमीन बेचने से हमारे पास में 5 करोड़ रुपए आ गए, वो 5 करोड़ रुपए हम घर पे तो रख नहीं सकते ना, रिस्क है, डर है, भाई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को मालूम चल जाए, नजर लग जाए, तो वो 5 करोड़ रुपए हम कैसे ठिकाने लगाए उनको, है ना। तो वो चीज अब ये लगाएगा ठिकाने इनको, कैसे समझना। अब हमारी कंपनी के पास 500 सीआर है, 500, हमारी कंपनी के पास में 500 सीआर है, 500 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब बॉस ने इसको बुलाया, फाइनेंस मैनेजर को, और बुला के कहा कि यार लोकर के अंदर, कंपनी के लोकर में अकाउंट के अंदर 500 करोड़ रुपए है, इसको इन्वेस्ट करना है, और बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है कि इस पे अपने को अच्छा रिटर्न मिल सके। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? रिटर्न के लिए तो किया जाता है, भाई उस पर अपना अच्छा प्रॉफिट मिले, अच्छा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर ये 500 सीआर को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? तो अब देखो फाइनेंस मैनेजर अब इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो अब हमें समझना है। अब फाइनेंस मैनेजर इस पैसे को या तो इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म असेट्स में, कहा इन्वेस्ट करेगा? लॉन्ग टर्म असेट्स में, या फिर वो इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा शॉर्ट टर्म असेट्स में। अब लॉन्ग टर्म असेट्स में यदि वो इस पैसे को इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के अंदर,
तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसके पास में ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कि वो इस पैसे को मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे, मतलब किसी कंपनी के, इस पैसे से किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, डिवेंचर खरीद ले, है ना। सिक्योरिटीज होती क्या है? शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड। ओके, तो इन सब के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे। भाई इस पैसे को क्या करे कि किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले, इस पैसे से डिवेंचर परचेज कर ले, बॉन्ड्स परचेज कर ले, ये सब काम कर ले। या फिर यहाँ पर इस पैसे से वो यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए कोई प्लांट परचेज कर ले, या कोई मशीन परचेज कर ले, कोई बिल्डिंग परचेज कर ले, है ना, पैसा यहां इन्वेस्ट कर दे, कोई लैंड वगैरह परचेज कर ले, या फिर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दे, मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय। भाई यहां पर देखो, शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर, प्लांट, मशीन, इनमें यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप सोचें कि नहीं मैं तो 1 मंथ या 2 मंथ या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसमें आपको कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किया जा सकता है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, लैंड वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा अपनी कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, कौन सी कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का नेम सुना है आप लोगों ने? फॉर्मूला याद होगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये माइनस सीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो कोई बात नहीं, भूल गए हो तो। हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है समझना। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी को यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है, मतलब उसको रेगुलर बेसिस पे चलाना भी है। और रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए हमें मनी इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि जैसे हमारी कंपनी यहाँ पर सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारी कंपनी में यहाँ पर गुड्स बनाया जाता है। अब गुड्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, गुड्स बनाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, हमें अदर एक्सपेंसेस भी चाहिए। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो क्यों ना हम इस पैसे को अपनी ही कंपनी की ग्रोथ में, अपनी ही कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दें। भाई हमें जो रेगुलर बेसिस पे जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है ना कंपनी के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है कि हमें हमारी कंपनी के रेगुलर ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, जितनी पैसे की जरूरत है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसे को आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो वहां क्या आएगा? वहां आपके आ जाएंगे शॉर्ट टर्म, याद है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, डीआर, पीपी, ये सब आएंगे। भाई यहाँ पर क्रेडिटर्स क्यों आएंगे? क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करोगे। रॉ मटेरियल आप जिनसे परचेज करोगे सप्लायर होते हैं। अब रॉ मटेरियल आप बल्क में खरीदोगे उधार में, तो उधार में जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो कौन होंगे? फिर आप गुड्स बना के बल्क में सेल करोगे क्रेडिट में कस्टमर्स को, डेटर्स, है ना, वही बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म असेट्स के पार्ट है। और शॉर्ट टर्म असेट्स किसको बोलते हैं? करंट असेट्स को। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है ना, जो हमारे आगे यूज आएगा चैप्टर्स में, वो होता है सीए माइनस सीएल, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे बिजनेस के रेगुलर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो रेगुलर यहाँ पर वर्किंग चल रही है, उसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्या करना है? इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। थर्ड डिसीजन क्या लेना है? अब इसमें भी आपके चैप्टर्स हैं, यही बता दूं मैं चैप्टर के नेम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आपके सिलेबस में चैप्टर है स्टूडेंट्स, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग इसी का चैप्टर है, कैपिटल बस्टिंग। ये चैप्टर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, इसका है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल, ये आपका शॉर्ट टर्म वाले पे चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अभी अपन ने जो सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में अपने चैप्टर्स देखिए, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ये सारे चैप्टर शॉर्ट टर्म के। देखो ये आ गया ना, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री, ये सब क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म असेट्स और लायबिलिटीज ही तो होती है भाई। पेबल क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। रिसीवेबल और इन्वेंट्री क्या होता है, शॉर्ट टर्म असेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग का है, देखो ये रहा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, आ रहा है ना चैप्टर। तो फाइनेंस मैनेजर जो काम कर रहा है उसी पे तो चैप्टर बने हुए हैं सारे सारे। ओके, तो अब उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट क्या करना है इसको, दो काम तो कर लिए इसने, पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेना, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। अब तीसरा काम इसको जो करना है वो करना है डिविडेंड का डिसीजन लेना। कौन सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है डिविडेंड में, डिविडेंड में ये डिसीजन लेना है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, डिविडेंड किसको दिया जाता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को हर साल प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाई यहाँ पर जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि डिविडेंड देने से मतलब कि यदि हमारी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड देती है, तो उससे हमारी कंपनी की नेटवर्थ के ऊपर, इससे हमारी कंपनी की नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब बताया था ना मैंने अभी, नेटवर्थ मतलब वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। हमारी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उस टोटल कैपिटल को हम नेटवर्थ बोलते हैं, है ना, वैल्यू बोलते हैं। डिविडेंड देने से या डिविडेंड नहीं देने से हमारी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उस पर क्या इफेक्ट होगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने से या नहीं करने से हमारी जो कंपनी की नेटवर्थ है, टोटल वैल्यू है, उस पर क्या इंपैक्ट होगा, उस पर क्या चेंजेस आएंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस मैनेजर, इसमें डिविडेंड डिसीजन में, ठीक है। और इस पे भी आपका चैप्टर बना हुआ है, वो है डिविडेंड डिसीजन थ्योरी, जो आपकी लास्ट यूनिट में था। कौन सी यूनिट में था, देखो ये रहा, दिख रहा है। तो ये सारे चैप्टर इसी के ऊपर बेस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर एक कंपनी के अंदर जो भी वर्किंग करता है, फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, डिविडेंड डिसीजन लेता है। तो ये जो थ्री डिसीजन ये लेता है, इसी के ऊपर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स रेडी हैं। तो ये जो आपका है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एफएम के अंदर। अब लास्ट, एक कंपनी के अंदर फाइनेंस फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है, क्या वर्किंग है, वही सारे पॉइंट आ गए, देख लीजिए। रेजिंग फंड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज, कंपनी में फंड्स को रेज करना, मतलब पैसा लेके आना। ओके, सेकंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कंपनी में ऑलरेडी पैसा है, फंड्स हैं, उनको इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। कलेक्टिंग ऑन टाइम डेटर्स, डेटर्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया उनसे कितने टाइम के अंदर अमाउंट कलेक्ट करना है, उनको क्या डिस्काउंट देना है, ये भी ये डिसाइड करता है। उनका टाइम ये डिसाइड करता है, भाई हम अपने कस्टमर्स को उधार में गुड्स सोल्ड तो कर देंगे, लेकिन वो उधार पैसा कितने टाइम में उनसे वापस कलेक्ट भी करना है, ये भी तो डिसाइड करना होगा ना, पैसा लेना कितने टाइम के अंदर है। ओके, सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी ये डिसाइड करता है। क्योंकि सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, कुछ देती है कुछ नहीं देती। रियल लाइफ की बात बता रहा हूं, रियल लाइफ में जितने भी शेयर होल्डर्स है, जैसे आज मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मेरे पास सपोज करो विप्रो के शेयर है, मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो क्या वो कंपनी मुझे डिविडेंड देती है, नहीं देती। कुछ देती है कुछ नहीं देती, क्योंकि कंपनी पे डिपेंड करता है। पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, कंपनी ने कोई लोन लिया है, बोरिंग मतलब लोन, उस लोन पे इंटरेस्ट कितना पे होना चाहिए। भाई कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लोगे तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ का मतलब उनकी कैपिटल, उनकी वैल्यू, नेटवर्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये सारे चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई है, यही यहाँ पर उसका मेन काम है, किसका, फाइनेंस मैनेजर का कंपनी के अंदर। तो एक फाइनेंस मैनेजर का एक कंपनी के अंदर जो भी वर्किंग प्रोसेस, जो भी रोल है, ये सारी चीजें हमें इस फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करनी।
तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। हाँ, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि हमें फाइनेंस मैनेजमेंट की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब मैं सपोज हो डायरेक्ट प्रैक्टिकल चैप्टर पे आ जाऊं और उससे पहले आपको यही नहीं पता कि एफएम होती क्या है, तो फिर वो प्रैक्टिकल चैप्टर करने से कोई सेंस निकलेगा भी नहीं। इसलिए मैंने पहले आपको एफएम का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है कि एफएम में ये चीजें की जाती है। ओके, अब इसके बाद अपन अब स्टार्ट कर देंगे। अब अपन आराम से इसमें टाइम वैल्यू पढ़ सकते हैं, रिस्क एंड रिटर्न पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कल होगी क्लास, उसमें हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ओके, जिसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम उसको पढ़ के आए हैं। उसमें एक इजी फॉर्मूला यूज होता है, और उसमें फॉर्मूला भी वो नहीं है जो अपन को यहाँ करना है, कैलकुलेटर से होगा। तो कैलसी यदि है अपने पास, फाउंडेशन में यूज हुआ था, तो वो अपन को लेके आना है। ओके, ठीक है, क्लास थोड़ी आ गए आपसे।